हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की जो जीके है उसको भी कंप्लीट करेंगे, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकें। देखिए, जो ये वीडियो होने वाली है आपको बहुत हेल्प इसमें मिलेगी। प्रीवियस ईयर का हर एक एग्ज़ाम का यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद में ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आप एग्ज़ाम 4 करके एक चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर फ्री PDF इसको पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू कर सकते हैं हम ये उत्तर प्रदेश जीके का बढ़िया सा सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के साक्ष्य में प्राचीन इतिहास से कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल को बांटा गया है फर्दर 3 पार्ट में, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण का अर्थ होता है एक पत्थर से लिया गया है, तो पत्थर की जैसे जैसे शेप चेंज होती गई और उसी आधार पर इसको पाषाण काल स्टोन एज में बांटा गया। तो अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल से उत्तर प्रदेश में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो उन साक्ष्यों पर यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको साथ साथ यहाँ पर बताई जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले बेलन घाटी की। तो बेलन घाटी आपको फर्स्टली ये याद रखना है कि बेलन घाटी कहाँ पर पड़ता है। तो बेलन घाटी आपका प्रयागराज में पड़ता है। यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यह बेलन नदी की खुदाई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जो बेलन नदी घाटी है इसकी खुदाई प्रोफेसर GR शर्मा ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप नाम याद रख सकते हैं। और ये UPPCS प्री और RO में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं लोहंदा। लोहंदा पड़ता है तुम्हारा बेलन घाटी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि लोहंदा नाला बेलन घाटी से संबंधित है। यहाँ से विश्व के प्राचीन अस्थि निर्मित मार देवी की मूर्ति मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा कि अस्थि निर्मित जो मारुति देवी की पूजा है, मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है। तो ये वर्धमान कौशाम्बी के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो UPPCS और UPSSC में ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगरौली घाटी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिंगरौली घाटी कहाँ पर पड़ता है, तो ये सोनभद्र में पड़ता है। और दूसरा आपको याद रखना है चकिया, जो कि चंदौली में पड़ता है। तो ये सभी जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है। तो यहाँ से भी पूरा पाषाण कालीन औजार मिले, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की। तो बेलन घाटी, प्रयागराज, लोहंदा, बेलन घाटी, सिंगरौली, सोनभद्र और चकिया, चंदौली, ये कुछ स्थल हैं जो पूरा पाषाण काल से उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी आप देख सकते हैं पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पीरियड इसका मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सराय नहर, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बढ़ जाएगा कि सराय नहर जो राय है वो कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही पड़ता है। तो यहाँ से मानव कंकाल के 14 सावधान मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ से हठगर्थ चूल्हे मिले हैं। और सावधान में जो है सिर, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि उनकी दिशा क्या थी, तो पश्चिम दिशा की ओर। तो यानी कि इस तरह थी, पश्चिम की तरफ सिर था और पैर जो थे वो पूर्व की तरह होते थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ परिचित हिंसक जो झड़प से सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कैसी लड़ाई हुई थी वहाँ के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। और कंकाल के सिर पर यहाँ पर चोट भी लगी है। UPPCS और प्री और RO में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं मांदा, ये भी प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ से हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। उपकरण और आभूषण यहाँ पर मिले हैं। युगल समाधि का मतलब है कि जोड़े से, यानी कि एक फीमेल और मेल को जब जोड़े से दफनाया जाता था तो उसे युगल समाधि कहा जाता था। यहाँ पर स्त्री और पुरुष को दफनाने के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट हो जाता है महादा प्रतापगढ़ से, और यहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दमदमा, ये भी प्रतापगढ़ में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ही एक कब्र में 3 मानव कंकाल, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यहाँ पर कुल जो है 41 समाधान मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और ये UPPCS प्री में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखनिया मिर्ज़ापुर। सबसे पहले आपको याद करना है कि जो लेखिया है वो कहाँ पर पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है। और यहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हुए थे मानव समाधान, लेकिन कंकाल की बात आए तो सबसे ज़्यादा जो मानव कंकाल है वो लेखिया से प्राप्त हुए, मिर्ज़ापुर में सर्वाधिक 17। तो UPPCS में ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की मध्य पाषाण काल के स्थल, जो कि महादा प्रतापगढ़, सराय नहर प्रतापगढ़, दमदमा प्रतापगढ़ और लेखिया मिर्ज़ापुर से पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं नवपाषाण की तीसरा पार्ट। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कोल्डियावा, जो कि प्रयागराज में है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो 6500 पूर्व के जो चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और विश्व के चावल के उत्पादन में सबसे पहला प्रमाण यही माना जाता है। कई बार ये पूछा जा चुका है इन एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं लहुरादेव संत कबीर नगर, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। यहाँ पर नवीनतम खोजों के अनुसार 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल की साक्ष्य के मिले हैं। और कोल्डियावा लहुरादेव दोनों ही। तो यहाँ पर बात की गई है जो कोल्डियावा और लहुरादेव, दोनों में से लहुरादेव को सही उत्तर माना गया है, क्योंकि कोल्डियावा से भी चावल की या धान के साक्ष्य मिले हैं, बट सबसे पुराने जो हैं वो लहुरादेव में मिले हैं। तो लहुरादेव संत कबीर नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। बात करते हैं दूसरा पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा काल से संबंधित था।
तो यहाँ पर मनुष्य जो था अपना थोड़ा बहुत सीख गया था। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंडन यमुना की सहायक नदी के तट पर था। तो जैसे जो सिंधु सभ्यता है वो फैली थी, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट था वो हमारे यूपी से संबंधित है, ठीक है। तो पूर्वी विस्तार उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी से संबंधित था। आलमगीरपुर मेरठ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ पर हिंडन नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1958 में वाई डी शर्मा यानी कि जगदत्त शर्मा ने की थी। और यहाँ कपास की खेती और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास और सूती के यहाँ पर साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा किस नदी के किनारे हैं, खोज किसने की और किस वर्ष हुई, और हड़प्पा का ये सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। तो आलमगीरपुर पड़ता है मेरठ में। आप ये याद रख सकते हैं कि इसको जो है पारस राम का खेरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आया है कि पारसराम का खेरा किसको कहा जाता है, तो आलमगीरपुर को ही वो कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हुलास। हुलास पड़ता है हमारा सहारनपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। ये सेंधव लिपि, एक ठप्पा और फसलों में मटर चना और साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत यहाँ पर फसलों के साक्ष्य मिले हैं और सेंधव लिपि में एक ठप्पा भी यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं मांडी। ये मुजफ्फरनगर में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि बताइए कि मांडी जो है वो किस जगह पड़ता है। तो आप याद रखना मुजफ्फरनगर में पड़ता है। तो यह महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में आभूषण मिले हैं, ठीक है। प्राचीन सिक्के मिले हैं सिंधुकालीन जो है, और एक ट्रेजर माना जाता है, जिसे एक ट्रेजर भी माना जाता है। तो यूपी पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सनोली बागपत। तो आप डायरेक्ट नाम याद रख सकते हैं कि सनोली कहाँ से संबंधित है, तो बागपत जिले से संबंधित है। यहाँ पर 125 मानव सावधान मिले हैं, जिनकी दिशा जो है उत्तर से दक्षिण थी। और खास बात यह है कि इसमें तांबे के बने रथ, तलवार की ढाल मिली है, जिससे भारतीय इतिहास की पुरानी धारणाएं को बदला है। तो ये भी पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस और आरओ में। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक और महाजनपद काल की, जो कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख केंद्र जो है मध्य देश था, यानी कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा चुका है और इसे अब आधुनिक उत्तर प्रदेश कहा जाता है। कुरु और पांचाल जो है इसके प्रमुख राज्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो टोटल हमें पता है कि 16 महाजनपद थे। 16 में से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो बुद्ध के जो अगर हम देखें सोर्स क्या है, क्या 8 जनपद मिलते हैं, तो है, लेकिन सोर्स क्या है। तो एक तो बुद्ध का जो गुप्तर निकाय है और जैन का जो भगवती सूत्र है, इनके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि 16 में से 8 जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और ये फैक्ट परीक्षाओं में सीधा जो है मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान कहाँ पर भी लोकेशन है और परीक्षा में किस किस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले महाजनपद की बात करते हैं कुरु। तो ये इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। तो वर्तमान का मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर क्षेत्र इसमें शामिल है और ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। पांचाल दूसरा महाजनपद है। अहिचित्र इसकी उत्तरी राजधानी है, तो इसकी 2 राजधानी है और दक्षिण में काम्पिल्य है राजधानी। तो क्षेत्र कौन सा है, तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यहाँ पर पड़ता है और यूपी पीसीएस आरओ में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं सूरसेन, मथुरा में पूछा गया है। सॉरी, इसकी राजधानी क्या है, मथुरा है। और ये अभी जो हाल ही में लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये डायरेक्ट था। तो आप विश्वास रखिए जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो 100% ऑथेंटिक होगा। तो इसमें मथुरा के आसपास का क्षेत्र आता है। यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी में ये पूछा गया है। वत्स की बात करें, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये प्रयागराज और बांदा क्षेत्र में पड़ता है। कौशल की बात करें, इसकी राजधानी सरस्वती उत्तरी राजधानी थी। और कुशावती या अयोध्या जो थी इसकी दक्षिण राजधानी थी। तो बहुत कम किताब बताएंगी कि इसकी 2 राजधानी थी, ठीक है। तो उत्तरी राजधानी सरस्वती और कुशावती या फिर अयोध्या जो थी इसकी दक्षिण राजधानी थी। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो अवध का क्षेत्र जैसे फैजाबाद, गोंडा, बहराइच इसमें पड़ता है और ये यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मल, इसकी राजधानी थी कुशीनगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पावापुरी, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर वर्तमान क्षेत्र पड़ता है। साथ की बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र वर्तमान में इसमें आता है। 8वीं की बात करते हैं, ये था चेदी, सुक्तिमुति जो है या फिर सोथिवती इसका नाम था। इंपॉर्टेंट ये राजधानी है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो सभी जो है पूछे गए हैं, तो मैटर पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक विशेष नोट्स दौड़ा गया है, जो कि काम्पिल्य जो मेला है वो पांचाल की दक्षिण राजधानी काम्पिल्य वर्तमान में फर्रुखाबाद जो राजा द्रुपद की भी राजधानी थी। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म भी यहाँ पर हुआ था और जिनकी स्मृति में यहाँ प्रसिद्ध काम्पिल्य मेला लगता है। आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं। काम्पिल्य मेले का संबंध कहाँ से है, तो काम्पिल्य मेले का संबंध वर्तमान फर्रुखाबाद से है। तो ये द्रुपद की राजधानी भी रही है और 13वां जो जैन तीर्थंकर है विमलनाथ, यहाँ इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 4 की। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में हमें पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या क्या योगदान है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये नोट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं पर व्यतीत किया है। और बुद्ध धर्म के मुख्य बिंदु को बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं
तो सबसे पहले बात करते हैं सारनाथ और ऋषिपतनम यानी कि मृगदाव वाराणसी। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश दिया था, स्टार मार्क कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ से दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में और इसको ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट याद रखना, पहला उपदेश दिया था और धर्म चक्र प्रवर्तन या घटना कहलाती है और 5 शिष्यों को यह दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट बात करते हैं सरस्वती। तो बुद्ध ने अपने जीवन में जो सार्वधिक उपदेश हैं, तो पहला तो सारनाथ में दे दिया था। सार्वधिक की बात करें क्वांटिटी में ज़्यादा, तो वर्षा काल भी यहाँ पर दिए, सरस्वती में बिताया और यहाँ प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल का शिष्य यहाँ पर बना। तो हाँ, यहाँ से आप 3 फैक्ट याद रख सकते हैं। तो सार्वधिक उपदेश कहाँ पे दिए, वर्षा काल सरस्वती में व्यतीत किया और अंगुलीमाल डाकू शिष्य बना, वो भी सरस्वती से संबंधित है। बात करते हैं कुशीनगर या कसिया भी इसको कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में मल गणराज्य की यह राजधानी थी। यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हो गई थी। स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्रसिद्ध रामपर स्तूप भी कुशीनगर में है और इसे महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है और यूपीपीसीएस यूपी पुलिस में ये पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संकिस्का, जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि बुद्ध से संबंधित संकिस्सा जो स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है, तो फर्रुखाबाद में पड़ता है। बुद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध स्वर्ग के देवता जो इंद्र हैं उनके साथ में इसी धरती पर अवतरित हुए थे। आर में पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कौशाम्बी। तो वत्सराज उज्जैन के समय कौशाम्बी में आए थे बुद्ध। ठीक है, तो उस समय यहाँ राजा कौन था, उदयन था, कौशाम्बी का राजा, जिस समय बुद्ध यहाँ पर आए थे और उदयन ने अपने बौद्ध भिक्षुओं के लिए घोषिताराम दान दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, स्टार मार्क कर दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे 2 तरीके से बनते हैं, तो ये किसने बनवाया था, तो उदयन ने। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे, किसने बनवाया, तो उदयन ने। कहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कौशाम्बी में स्थित है। तो कौशाम्बी बुद्ध और जैन दोनों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए कि बुद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो फेमस स्थल है वो कौन सा है, तो कौशाम्बी दोनों धर्मों का फेमस स्थल है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया है मौर्य राजवंश और प्रमुख अभिलेख। तो सम्राट अशोक के कई महत्वपूर्ण शिलालेख और स्तंभलेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ बात करते हैं सारनाथ सिंह स्तंभ। मौर्य काल की वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण ये है। इसी स्तंभ के शीर्ष को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया था और इस पर 4 सिंह बिठाए गए हैं, सीट सटाए हुए हैं और नीचे चक्र पर बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह अंकित है। तो जानवरों को आप देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह, ये सभी चीज़ें इसमें अंकित हैं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी यहाँ से प्रेरित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक ने बनवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख है जो कि कौशाम्बी में पड़ता है। यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस पर अशोक की रानी जो कारुआ की है, ये हाइलाइटर नाम कर लेना, कारुआ की का उल्लेख है। उसमें रानी का अभिलेख भी इसको कहा जाता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस वाले पे। ठीक है, तो प्रयाग स्तंभ लेख जो कि मूल रूप से कौशाम्बी में था लेकिन अकबर द्वारा से प्रयागराज में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं टोपरा स्तंभ लेख। तो यह मूल रूप से सहारनपुर के टोपरा में स्थित था, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवा दिया था। ये पॉइंट हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अहरोला अभिलेख जो कि मिर्जापुर में है। तो आप डायरेक्ट याद रखना, अहरोला अभिलेख मिर्जापुर से संबंधित है और अशोक का ये लघु शिलालेख है। तो ये हो गए अशोक के कुछ फेमस अभिलेख। नेक्स्ट बात करते हैं मौर्योत्तर काल जो कुषाण और गुप्त से संबंधित है। तो इसमें हमें पढ़ना है कुषाण काल के बारे में और मथुरा शैली के बारे में। कुषाण शासक कनिष्क की समय मथुरा कुषाण साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी और यह पहली राजधानी यहाँ पर पुरुषपुर व पेशावर थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। मथुरा कला शैली, तो इस शैली में जो है लाल पलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता है और यह बुद्ध की प्रथम निर्माण हुई थी, मूर्ति सी में हुई थी और मथुरा कला शैली के तहत हुआ था और यह जैन धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य मूर्ति यहाँ पर मिली है। तो जैन धर्म की भी मिली है, बौद्ध धर्म की भी मिली है, लेकिन फर्स्ट जो है बौद्ध धर्म की मिली, इसके मंदिर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में जो कला और स्थापत्य का मुख्य केंद्र रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कानपुर में ये स्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। और ईंटों से निर्मित ये मंदिर है। ये अपनी जो मेहराब छत है और सुंदर टेराकोटा नक्काशी के लिए फेमस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर सकते हैं इस पर। तो यह ललितपुर और झांसी में पड़ता है। यह भारत में जो है पंचायतन शैली का, तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए। पंचायतन शैली का मतलब होता है कि भाई 4 जो ग्रह मतलब देवताएं होती हैं उनके बीच में एक मेन देवता की यहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। तो इसी चीज़ को पंचायतन शैली बोलते हैं और प्राचीनतम मंदिर ये है और भगवान विष्णु को सैया पर लेटाया हुआ दिखाया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि
किसके लिए मंदिर है, तो विष्णु जी के लिए मंदिर है। शिखर का प्रारंभिक रूप देखने को यहाँ पर मिलता है, तो यानी कि शिखर युक्त ये मंदिर है। आगे बात करते हैं भीतर स्तंभ, जो कि गाजीपुर में है। तो भीतरी स्तंभ जो लेख है वो गाजीपुर में है, और यहाँ पर स्कंदगुप्त का यह अभिलेख परीक्षाओं में बार बार अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्कंदगुप्त और तो यहाँ पर ना स्कंदगुप्त ने जो बाबर जो हुन है उनको हराया था, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं एरन और गढ़वा, जो दोनों के दोनों हैं ये प्रयागराज में स्थित हैं। कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख गुप्तकालीन मुद्राएं मिलती हैं, यानी कि जो एरन अभिलेख है वो कुमारगुप्त का है, और जो गढ़वा अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लिएगा। तो यह लेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना। और इसको संस्कृत की चंपू शैली में लिखा है। अब चंपू शैली का मतलब क्या होता है कि ये गद्य और जो पद होता है दोनों में लिखी जाती है, ठीक है, तो उसको चंपू शैली बोलते हैं। तो इसमें इस समुद्रगुप्त की विजय का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है, यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस में पूछा गया है। वर्धनवंश और कन्नौज पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कन्नौज महोदय श्री, जिसको कन्याकुब्जी कहा जाता है, और सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थी। पहले जो थी वो मूल रूप से थानेश्वर हरियाणा थी, उसके बाद इन्होंने बदलकर कन्नौज में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। और हर्ष के समय से ही कन्नौज उत्तर भारत की एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना है। यहाँ हर वर्ष जो 5वां वर्ष होता है वहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी हर्ष के समय कन्नौज आया था, तो ह्वेनसांग आया था कन्नौज में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। या तो कन्नौज एक समय पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, तो इसके लिए 3 पक्षीय जो है यहाँ पर संघर्ष हुआ था। अधिकार करने के लिए 3 बड़ी जो शक्तियाँ हैं बीच में सदियों तक संघर्ष रहा था, और इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो 3 शक्ति कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार, पालवंश और राष्ट्रकूट। जो गुर्जर प्रतिहार था वो पश्चिम भारत से था, यानी कि ऐसा समझ लो जैसे कि ये हमारा भारत है, ठीक है, थोड़ा समझना। मेनली यहाँ पर हमारा मान लिया कन्नौज पड़ता है। तो पश्चिम भारत से गुर्जर प्रतिहार अटैक कर रहा था, बंगाल से पालवन से अटैक कर रहा था, और दक्षिण से राष्ट्रकूट इस पर अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अंततः इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछा जाता है, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। गैडवाल वंश की बात करते हैं, तो प्रतिहारों के बाद कन्नौज पर गैडवाल वंश का शासन हुआ। तो कुछ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों के बाद में किस वंश का शासन हुआ, तो गैडवाल वंश का शासन हुआ था, जिसके प्रसिद्ध राजा जयचंद्र थे। और एक फेमस लड़ाई है यहाँ पर 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि फिरोजाबाद के पास में पड़ता है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को पराजित किया था, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इसी के साथ में हमारा उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है। ये नोट्स आपको कैसे लगे? देखो एग्जाम भी मेंशन है साथ में, यानी कि आपको कुछ भी चीज़ गलत नहीं पढ़ाई जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट हर एक वो चीज़ पढ़ाई जा रही है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है। तो आगे हम इसके क्वेश्चन को देख लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।